हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जियोग्राफी यानी भूगोल का पाठ 1 का शेष भाग आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं संसाधन और विकास का भाग 2। देखते हैं बच्चों, संसाधन और विकास। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ भाग और उसका कुछ शेष भाग जो संसाधन और विकास, उसका पार्ट 2 हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रतिशत क्या है। भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि भारत में 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भारत में जो 28% भूमि होती है वो उसका निम्नीकरण वनों के अंतर्गत किया गया है तथा 56% क्षेत्र जल अपर्दित क्षेत्र है। यानी और जो 56% भारत कुल भूमि का 56% क्षेत्र है वह जल अपर्दित क्षेत्र है तथा शेष क्षेत्र जो बचता है वो लवणी तथा क्षारीय अर्थात वो समुद्री क्षेत्र या झीलों वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो भारत में देखिए बच्चों, ये आदि लघुत्तरी या बहुविकल्पी तौर पर अधिकतर पूछे जा सकते हैं कि भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रतिशत क्या है। तो भारत में 28% भूमि यानी भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रतिशत निम्नलिखित है। जैसे कि भारत में 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आती है और 56% जो क्षेत्र है भारत का वह जल अपर्दित क्षेत्रों का होता है और शेष जो क्षेत्र होता है वह लवणी तथा क्षारीय अर्थात आप कह सकते हैं कि वह झीलों वाला क्षेत्र है। जहाँ से नमक बनाया जाता है वह लवणी और क्षारीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए फिर से एक बार पुनः बताया जा रहा है कि जो भूमि निम्नीकरण का क्षेत्र है तो वनों के अंतर्गत आने वाली भूमि 28% तथा जल अपर्दित क्षेत्र 56% और जो शेष भाग बचता है कुल भूमि का शेष भाग वह क्षारीय और लवणी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न बनता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं या भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो देखते हैं बच्चों, भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली या रेंगुर मिट्टी, नंबर 3 है लाल और पीली मिट्टी और नंबर 4 है लैटेराइट मिट्टी, नंबर 5 है पर्वतीय या वन मृदा और नंबर 6 है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है या भारत में पाई जाने वाली मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली या रेंगुर मिट्टी, तीसरा है लाल और पीली मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय या वन मृदा और छठा है मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न बनता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं जब मिट्टी का बहाव यानी जल का बहाव अधिक हो जाता है तो मिट्टी कटकर उसके साथ बह जाती है या तीव्र जलधारा किसी क्षेत्र की मिट्टी को काट कर बहा ले जाती है तो ऐसे क्षेत्र को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिट्टी के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिए, मिट्टी के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है तो कैसे? जैसे कह सकते हैं हम कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जब तीव्र गति से ढलानों की ओर बहता है तो अपने साथ मिट्टी को काटकर बहा ले जाता है तो ऐसे क्षेत्रों को हम मृदा अपरदित क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों आगे देखते हैं मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कह सकते हैं, यानी जो ये मिट्टियाँ कटकर जाती है इसको रोकने के उपाय कौन कौन से थे। मृदा अपरदन रोकने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? कई उपाय हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया कि मृदा अपरदन तथा मृदा भूमि क्षरण को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 वृक्षारोपण करके, देखिए वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण होता है तो वहाँ पर भूमि को वृक्ष की जड़ें जकड़े रहती है जिसके कारण मृदा कटने से
बच जाती है, अर्थात मृदा अपरदन नहीं होता है। दूसरी चीज़, जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी पत्तियां जल को सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरने देती हैं, जिससे भूमि का कटाव कम होता है। और देखिए आगे, अत्यधिक पशु चराई करके, ठीक है, जब अत्यधिक पशुओं की चराई होती है तो मृदा अपरदन रोकने की ये भी एक प्रक्रिया है कि अत्यधिक पशु चराई करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि जब चराई अधिक होती है तब उनके खुरों से मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, दब जाती है, जिसके कारण वहाँ पर मृदा का अपरदन कम होता है। फिर तीसरा है खेतों की मेड़ें ऊंची करके, यदि जो खेत होते हैं उनकी मेड़ें ऊंची कर दी जाती हैं, जिसके कारण अधिकांश जल बहता नहीं और वहीं पर रुक जाता है, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। फिर है ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके। देखिए जो ढाल वाली भूमि होती है उस पर सीढ़ीदार खेत नहीं बनाए जाते हैं तो जल सीधे और तीव्र गति से बहता हुआ चला जाता है, किंतु जब सीढ़ीदार खेत ढालों पर बनाए जाते हैं तो वे क्यारियों में पानी, उनका जो वर्षा का पानी होता है, जल होता है, वह क्यारियों में भर भर के धीरे धीरे निकलता रहता है, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं चादर अपरदन किसे कहा जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय, जैसे वृक्षारोपण करके मैंने बताया, अत्यधिक पशु चराई करके, खेतों की मेड़बंदी ऊंची करके और ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि चादर अपरदन किसे कहते हैं। चादर अपरदन क्या है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं जब जल एक विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, जब देखिए जब जल एक विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए, यानी जब वर्षा होती है तो तीव्र वर्षा होने लगती है तो जल जो होता है वो संपूर्ण समतल भूमि पर फैल जाता है और फैल कर वह एक साथ नीचे ढलान की ओर बहना शुरू कर देता है। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह जल के साथ धुलकर जल में बह जाती है और इसे ही हम चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक वर्षा, या आप कह सकते हो अत्यधिक वर्षा के द्वारा भूमि की ऊपरी परत का कट कर जल के साथ बह जाना ही चादर अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों हम आगे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न पढ़ाने से पहले हम ये बता दे रहे हैं कि हमारा वीडियो बहुत ही लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों का समायोजन किया है। आपको विस्तृत उत्तरी बना, सारे प्रश्नों को एक में जोड़ दीजिए, विस्तृत उत्तरी हो जाएगा, और लघु उत्तरी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं और अति लघु उत्तरी के रूप में भी इनको प्रयोग कर सकते हैं, तथा इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप बहुविकल्पी जो आपके होते हैं वो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण सिलेबस को जानने के लिए आप स्टडी विद रंजीत यानी हमारे चैनल, आपके अपने चैनल स्टडी विद रंजीत से जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम बांगर और खादर मृदा में क्या अंतर है। बांगर और खादर मृदा में क्या अंतर है, या बांगर मृदा किसे कहते हैं और खादर मृदा किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। समझ गए, तो बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं, बांगर की तुलना में खादर मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो बांगर मिट्टी की तुलना में जो खादर मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो बांगर और खादर मृदा में अंतर स्पष्ट हो गया कि प्राचीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसे हम बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर कहते हैं। चूँकि प्राचीन, तो यहाँ पर मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि बांगर की तुलना में खादर मृदा अधिक उपजाऊ होती है। क्यों, तो बांगर की तुलना में खादर मृदा अधिक उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि बांगर मिट्टी जो कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है तो उसकी उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसकी उर्वरक शक्ति बराबर बची रहती है, जिसके कारण वह भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य किसे कहा जाता है। आवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य किसे कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसमें, आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य की रिपोर्ट सन 1978 में ब्रुंडसलैंड आयोग ने की थी। अर्थात आवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य की रिपोर्ट सर्वप्रथम किसने दी थी और कब दी थी। तो आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य की रिपोर्ट सन 1978 ईस्वी में ब्रुंडसलैंड आयोग द्वारा की गई थी।
ब्रुंडेटलैंड आयोग द्वारा की गई थी, या आयोग ने की थी। तो बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का क्या महत्व है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का महत्व लिखिए। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ठीक है, मानव जीवन, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही निर्भर हैं, इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो प्रकृति संसाधन के रूप में भूमि का महत्व निम्नलिखित है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही निर्भर हैं या भूमि पर ही आश्रित होती हैं, इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है? मैंने बताया कि संपूर्ण प्रक्रियाएं जो कि जैसे वनस्पति तैयार, प्राकृतिक वनस्पति का तैयार होना, जीव जंतुओं का विचरण करना, मानव जीवन की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का होना और परिवहन तथा संचार की व्यवस्थाएं होना, ये सब भूमि पर ही संभव है, इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, बिना भूमि के कुछ भी कोई भी क्रिया व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो भूमि है। फिर देखिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, और यह कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न बन जाता है बच्चों कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से की जाती है तथा जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन पाया यानी प्राण पाया जाता है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मानव, पेड़ पौधे और जीव जंतु इत्यादि। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैव संसाधन है, क्योंकि इनमें प्राण पाए जाते हैं और यह क्रियाशील होते हैं। फिर देखिए, जैव संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है अजैविक संसाधन, दूसरा जैविक संसाधन। ठीक है, तो देखिए, जैव संसाधन, अजैविक संसाधन क्या है, जैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन मैंने आपको पढ़ा दिए। और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संपूर्ण संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैविक के अंतर्गत जीवित और अजैविक के अंतर्गत निर्जीव। ठीक है, तो वे संपूर्ण संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातुएं, चट्टानें, खनिज तथा नदियां इत्यादि, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है हमारे। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, काली मृदा वाले राज्य कौन कौन से हैं? काली मृदा वाले राज्य कौन कौन से हैं या किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा वाले 3 राज्य निम्नलिखित है। नंबर 1 होता है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि राष्ट्रों में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब बच्चों आगे हम देखते हैं काली मृदा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत सी विशेषताओं का समायोजन नहीं किया बच्चों, मुख्य रूप से ही कुछ विशेषताओं का समायोजन किया है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होंगे। तो देखिए, काली मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली मृत्तिका से बनी होती है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है वो बहुत ही बारीक कणों वाली मृत्तिका से, मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी से बनी होती है। और नंबर 2 देखिए, काली मिट्टी में पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि गर्म तथा शुष्क मौसम में काली मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिनके कारण खेत को जोतना या मिट्टी को खोदना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या मैंने बताया कि काली मिट्टी बहुत ही महीन कणों वाली मृत्तिका से बनी होती है तथा काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और काली मिट्टी को गर्म तथा शुष्क मौसम में काली मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है कि पूर्वी नदी डेल्टाओं की मिट्टी कौन सी होती है या किसे कहा जाता है? तो पूर्वी नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। या पूर्वी नदी डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का जमाव महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी तथा कावेरी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। ठीक है, पूर्वी नदी डेल्टाओं की मिट्टी
ये मैंने हेडिंग आपको पढ़ाई कि पूर्वी नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा, पूर्वी नदी के डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इस मृदा का जमाव महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी तथा कावेरी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। अब बच्चों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या है। जलोढ़ मृदा की क्या विशेषताएं, तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1 है, इस मिट्टी में रेत सिल्ट की मात्रा विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। ये जो जलोढ़ मृदा होती है बच्चों, इस मिट्टी में रेत सिल्ट की मात्रा विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। दूसरा नंबर है, जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस आदि उपलब्ध होता है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारी देखिए जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं जो हमारी है, इस मिट्टी में रेत और सिल्ट की मात्रा का अनुपात बहुत अधिक पाया जाता है। तथा दूसरा नंबर है, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस उपलब्ध होता है। ठीक है, तो बच्चों अधिक समय न लेते हुए हम बहुत ही तीव्र और बहुत ही अनुशासित ढंग से आपको पढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। अब देखते हैं भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। भारत में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, तो भारत में भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, अत्यधिक चराई करके, दूसरा है अत्यधिक सिंचाई, तीसरा है खनन, चौथा है औद्योगिक अपशिष्ट और पांचवा है खनिज संसाधन। ठीक है, तो इन बिंदुओं की सहायता से भारत में भूमि निम्नीकरण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, भारत में भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारण निम्नलिखित। नंबर 1, अत्यधिक चराई करके, जो पुराने बच्चे हों, ठीक है, वो जो कह सकते हैं आपकी अत्यधिक चराई करके मानव भारत में भूमि निम्नीकरण के कारक क्या है, तो भारत में भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, अत्यधिक चराई करके भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है तथा अत्यधिक सिंचाई करके भूमि निम्नीकरण होता है। खनन करने से, अब अत्यधिक चराई करने से क्या होता है कि अत्यधिक चराई से जानवरों के पैर जो होते हैं उनसे मिट्टी कट जाती है। कटने के बाद भारत में भाई भूमि निम्नीकरण के कारक क्या है, तो भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 होता है मानवीय कारक, जो मानवीय कारक मानव द्वारा बनाए गए कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, अत्यधिक चराई करके, जब पशु अत्यधिक मात्रा में भूमि पर चराए जाते हैं तो उनके पैरों से यानी खुरों से जमीन की मिट्टी कट जाती है और खुदने के उपरांत वह वर्षा के जल में बह जाती है, इसलिए भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अत्यधिक चराई होता है। दूसरा, अत्यधिक सिंचाई करके, अत्यधिक सिंचाई करने से मिट्टी कटकर मिट्टी के ऊपरी सतह बह जाती है जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है अत्यधिक सिंचाई से। खनन करके, खनन करने से वहाँ की भूमि में गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण, ठीक है, गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं और खनन के द्वारा भूमि की समतल अवस्था को समाप्त करके उसे उबड़ खाबड़ अर्थात कह सकते हो कि ऊंच नीच रूप में तैयार कर दिया जाता है, इसे ही खनन कहा जाता है। चौथा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट वह जो नदियों में बहकर आता है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे से औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में बहकर आता है, इसे बहने से रोकना चाहिए। ठीक है, और इसे बहने से रोकना चाहिए जिससे भारत में भूमि निम्नीकरण कम होगा। और खनिज संसाधनों के लिए भूमि मिट्टी की खुदाई कम की जानी चाहिए जिससे भारत में कह सकते हैं भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया कम विकसित होगी। फिर देखिए भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए, तो भारत में भूमि प्रारूप उपयोग का वर्णन निम्नवत है। नंबर 1, कृषि। तो भारत में लगभग 54% भूमि पर खेती की जाती है तथा से 46% भाग पर शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र के क्या है, पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, बल्कि भारत के ही हिस्से में अंडमान निकोबार में केवल 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा है, ये तो हो गया कृषि। ठीक है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन निम्नवत है। नंबर 1, कृषि। तो लगभग 54% व्यक्ति खेती पर निर्भर है तथा 46% व्यक्ति शुद्ध बोए गए पंजाब हरियाणा तथा 80% भूमि खेती पर ही निर्भर है। आगे देखते हैं बच्चों, वन देश में 24.56% है, किंतु पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से देश के क्षेत्रफल का 33% भाग वनों को वैज्ञानिक दृष्टि से वन कम है। ठीक है, तो देखिए वन देश में 24.56% हैं, किंतु
पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से देश का क्षेत्रफल केवल 33% भागों में ही वन पाए जाते हैं। शेष जितना भाग है वह कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम है, तो लेकिन शेष जो भाग बचता है वह अन्य किसी कार्य में संलग्न मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला है चारागाह। हमारे देश की कुल भूमि का लगभग 4% भाग चारागाह के अंतर्गत आएगा। चारागाह अर्थात गोचर, जिसको कहते हैं गोचर, अर्थात जहाँ गाय चराने का स्थान होता है सो गोचरा कहते हैं ना, तो वही चारागाह है। हमारे देश की कुल भूमि का लगभग 40% भाग चारागाह के अंदर खाता है। ठीक है, चारागाह के अंदर आएगा। उसके अन्य उद्योग यातायात। अब यहाँ पर देखिए देश की शेष भूमि या तो बंजर है, यानी देश की जो शेष भूमि है, बची हुई भूमि है, वो या तो बंजर है या उसका उपयोग मानव आवास, व्यापार तथा यातायात के लिए किया जाता है। यानी या तो वह भूमि बंजर है, देश की अधिकतर भूमि या तो बंजर है और या ही उसका उपयोग आवास, व्यापार तथा यातायात के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने भी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपको यह पुनः सूचित करते हैं कि यहाँ पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी संसाधन के रूप में लोग, जो कि जियोग्राफी का प्रथम चैप्टर है, हम इसको यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।